तो केंद्र सरकार के द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियों पे हमने बात कर ली है। इसके पहले आपने देखा होगा कि 5 वीडियो आपकी जा चुकी है, ठीक है, जहाँ पे 5 जनजातियों पे हमने बात की है। इसके साथ ही साथ हमने कहा था कि राज्य सरकार के द्वारा 2 जनजातियों को जो है विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है और इस प्रकार 7 होते हैं। तो याद रखना, एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा है, हम लोग विशेष पिछड़ी जनजातियों पे बात कर रहे हैं, ठीक है, पिछले 3-4 दिनों से। याद रखना, विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा हमने कहा है, ठीक है, 5 जनजातियों को घोषित किया गया। पहला वीडियो देखेंगे तो और अच्छे से आपको डिटेल में पता चलेगा कि कैसे घोषित किया गया, क्यों किया गया, उसका कारण क्या है, ठीक है। तो आप पहला वीडियो जाके देखेंगे विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत, उसमें हमने पहाड़ी कोरवा पे बात करी है, तो वहाँ एक एक चीज़ आपको मिलेगा। तो विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत जो 5 जनजाति थी आपकी, पहाड़ी कोरवा, ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। दूसरा हमने कमार पे बात करी है। तीसरा हमने अबुझ माड़िया बात करी है। चौथा बैगा, ठीक है, और आज ही आपके सुबह जो वीडियो गई है या फिर इसके पहले भी गया होगा, ठीक है, याद रखना। तो पहाड़ी कोरवा, कमार, ठीक है, अबुझ माड़िया, बैगा, उसके बाद हमने बिरहोर पे बात करी है, ठीक है, इसके पहले। ये सब पे चर्चा हो चुकी है। अगर आप नए हैं तो जाके देख सकते हैं, ठीक है, चैनल पे जाएंगे। और इस बार अगर आप जनजाति की क्लास देख रहे हैं तो अपडेटेड वाला देखना, ठीक है। जो आपके थंबनेल है ना, उसके साइड में लिखा आ रहा होगा, ठीक है, 1 2 3 4 करके क्लास का क्रम लिखा आ रहा होगा, उसके नीचे मैं अपडेटेड करके लिख रहा हूँ। तो अपडेटेड वाला को देखें ताकि नए नए फैक्ट से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, विशेष पिछड़ी जनजातियों के अंतर्गत अब आपको चर्चा करना है वो है आपके पंडो और दूसरा है आपका भुंजिया। ये 2 जनजाति रह गई है जिसपे हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, जो कि राज्य सरकार के द्वारा घोषित 2 विशेष पिछड़ी जनजाति। इस प्रकार हम लोग 7 विशेष पिछड़ी जनजाति की बात करते हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। तो ये आपकी खत्म हो चुकी है। अब हम लोग चलते हैं पंडो और भुंजिया जनजाति पे, आज ही इसको बात करेंगे। तो पहला आप हेडिंग डालेंगे पंडो जनजाति, ठीक है ना, जो कि छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो पहला है आपका, याद रखना, आज का जो टॉपिक रहेगा पंडो, ठीक है, जनजाति। पंडो जनजाति की उत्पत्ति में बात करूं तो इसकी उत्पत्ति, ठीक है, ये स्वयं को जो है, ठीक है, महाभारतकालीन, याद रखना, महाभारतकालीन पांडवों से मानते हैं। तो इस स्वयं की उत्पत्ति पांडवों से मानते हैं, डायरेक्ट आप याद रखना पांडवों से इनकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा ये मानते हैं। दूसरा चीज, यह जनजाति राज्य सरकार के द्वारा, याद रखना, जैसा कि मैंने आपको कहा था, राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो पंडो जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में यह मान्यता है कि ये स्वयं की उत्पत्ति जो है, ठीक है, महाभारतकालीन पांडवों से मानते हैं, ठीक है। दूसरा चीज, राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया है विशेष पिछड़ी जनजाति, केंद्र सरकार के द्वारा घोषित नहीं किया गया है, ठीक है। तीसरा चीज, ये सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर भी लिख लेना, इनका मुख्य संकेंद्रण है किसमें, छत्तीसगढ़ में। इस जनजाति की 2 उपसमूह पाए जाते हैं, याद रख लेना, 2 उपसमूह पाए जाते हैं। एक है आपके सरगुजिया और दूसरा है आपका, ठीक है, उत्तरांश, ठीक, एक आपका सरगुजिया, एक है आपका उत्तरांश, इसको आपको नहीं भूलना है। इतने चीजों पे बात करोगे तो अब समाज एवं संस्कृति, ये बहुत छोटी है, 2-3 चीज और याद रखना। समाज एवं संस्कृति के अंतर्गत 3 पॉइंट आपको याद रखना है। एक, विवाह के बारे में इनके जानना है आपको। दूसरा चीज मैं बात करूंगा तो बोली है, और तीसरा पेय पदार्थ, खत्म, बस इतना ही है, पेय पदार्थ। और देवी देवता भी हम लोग लास्ट में देख लेंगे। बहुत सारी चीजें इसमें प्रचलित है, लेकिन याद रखना, ठीक है, बरोखी विवाह, ठीक है, बरोखी विवाह, इसको अच्छे से लिख लेना। यहाँ पे फिर से लिख रहा हूं मैं, बरोखी विवाह, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिख लेना, कोई भी यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना। क्लियर है। इसमें इनमें वधु मूल्य भी होता है, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को हल्दी, तेल, गुड़, दाल और नगद कुछ रुपए दिए जाते हैं, जो कि खर्ची होता है, एक प्रकार से एक रस्म होता है, ठीक है। उसे इनमें सुख भरना कहते हैं। अब ये सुख भरने क्वेश्चन कैसे बन सकता है, याद रखना, पंडो जनजाति में विवाह जो होता है, इनमें जो है खर्ची या फिर वधु मूल्य चुकाने को क्या कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, तो उसे सुख भरना कहते हैं, आपको याद रखना है। दूसरा चीज, बहुत सारे विवाह प्रचलित है, अगर धनराशि का अभाव है, याद रखना, धनराशि का अभाव है, तो धनराशि के अभाव में, याद रखना, बरोखी विवाह किया जाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, क्यों बरोखी विवाह किया जाता है, क्या होता है? इसमें जो है हल्दी का रस्म नहीं होता, ठीक है, बहुत सारे जितने भी रस्म होते हैं कुछ नहीं होता इसमें, ताकि है ना, अब धनराशि का भाव मतलब ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। इसमें सिर्फ वर के द्वारा, याद रखना, वधु को अंगूठी पहनाकर, इसको याद रखना, अंगूठी पहनाकर घर ले जाया जाता है।
ठीक है। तो ये विवाह इनमें प्रचलित है, ये पूछा भी जाता है बरोखी विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, याद रखना है पंडो जनजाति। दूसरा चीज़ ये जो है पंडो बोली का प्रयोग करती है, जो कि कभी पूछेगा नहीं, ठीक है। बोली ही पंडो है, इनकी जनजाति पंडो है, ठीक। पेय पदार्थ याद रखना, ये जनजाति जो है, ठीक है, हड़िया इस पेय पदार्थ का प्रयोग करती है जो कि चावल की बनी होती है। हम लोग देवी देवताओं पे जाएंगे तो पंडो जनजाति याद रखना इसके देवी देवताओं पे है ना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये देवी देवता उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसको आप छोड़ोगे तो चल भी जाएगा, याद रखना वागेश्वर देव, ठीक है। बागेश्वर देव नहीं कहा है मैंने, वागेश्वर देव ये लिखा रहता है, वागेश्वर लिखा रहता है, वागेश्वर देव, ये थोड़ा सा बरहिया देव ये लिखा रहता है, आपको याद रखना है। तो वागेश्वर देव, बरहिया देव, इसको आपको याद रखना है। बस इतना ही है पंडो जनजाति के बारे में, बस इतना पढ़ेंगे, इतना ही मिलता है, इससे आगे कुछ पूछने की संभावना है नहीं। भुंजिया जनजाति के अंतर्गत याद रखना, सबसे फर्स्टली आपको याद रखना है, ठीक है, सामान्य परिचय के बारे में। सामान्य परिचय में देखना, जो भुंजिया जनजाति में भुंजिया का अर्थ आप देखो, भुंजिया शब्द जो देख रहे हो इसका अर्थ होता है भूमि से उत्पन्न। इसको फिर से अच्छे से देख लेना। भुंजिया जनजाति के दो उपसमूह हमें दिखाई देता है, याद रखना। पहला है आपके चौखटिया, इसको अच्छे से लिखना, पूछता है चौखटिया भुंजिया। एक को चिंदा भुंजिया कहा जाता है, क्या, चिंदा है ना भुंजिया, स्पेलिंग अच्छे से लिखना, ठीक है। भुंजिया चिंदा है या चिंदा भुंजिया, जो कि दूसरा इसका उपसमूह है। तो भुंजिया जनजाति के दो उपसमूह हमें दिखाई देते हैं, एक चौखटिया भुंजिया और एक है आपका चिंदा भुंजिया। अब दोनों में डिफरेंस देख लेना, इसको एक एक करके आपको लिखना है। चौखटिया भुंजिया पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है, ठीक है। वहीं पे चिंदा भुंजिया की बात करोगे तो ये मैदानी क्षेत्र में निवास करती है। लेकिन यही नहीं, आगे आपको और अच्छे से देखना है। चौखटिया भुंजिया में, ठीक है, रसोई घर को अलग से बनाया जाता है। जो रसोई घर होता है अलग से बनाया जाता है, उसकी पुताई जो है लाल मिट्टी से की जाती है। यही कारण है कि आपको बार बार यह क्वेश्चन देखने को मिलता है कि इनकी रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। लगभग 4 या 5 बार पूछ ही चुका है, ठीक है, कि किस जनजाति, वो भुंजिया जनजाति को लेकर पूछा है, चौखटिया भुंजिया या फिर डिफरेंस करके नहीं, लेकिन 3-4 जनजाति देने के बाद वो जो है भुंजिया जनजाति को लेके पूछा है कि इनमें से किस जनजाति का जो रसोई घर है वो लाल बंगला कहलाता है। तो यहाँ आपको याद रखना है, अगर यहाँ पे डिफरेंस करें तो चौखटिया भुंजिया है, ठीक है। चौखटिया भुंजिया को जो है गोंड, याद रखना, गोंड एवं हलवा इससे उत्पन्न माना जाता है। तो वही छिंदा भुंजिया को जो है, ठीक है, गोंड प्लस बिंझवार इससे उत्पन्न माना जाता है। चौखटिया भुंजिया को उच्च मानते हैं, ठीक है, और जो छिंदा भुंजिया है, ठीक है, अब इसको निम्न मानते हैं। इसको यह भी बोला जाता है कि बैगा, ठीक है, बैगा को या फिर बैगा इनके वंशज है, ऐसा भी कहा जाता है। तो बस इतना डिफरेंस करने की जरूरत नहीं, 3 पॉइंट आपको याद रखना है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है, ये जनजाति के रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं, डायरेक्ट आप याद रखो, ठीक है। क्यों कहते हैं उसको छोड़ भी दो, चल जाएगा। गोंड एवं हलवा से उत्पन्न माना जाता है। इसे जो है ये मैदानी क्षेत्र में निवास करती है, गोंड प्लस बिंझवार से उत्पन्न माना जाता है। और ये जो है आपका याद रखना, ठीक है, राज्य के पूर्वी भाग, इनका प्रमुख संकेंद्रण देख लेना। इनका प्रमुख संकेंद्रण राज्य के पूर्वी भाग में दिखाई देता है। मुख्य रूप से आप देखेंगे, ठीक है, धमतरी, महासमुंद और आपका गरियाबंद, मुख्य रूप से गरियाबंद है, मुख्य रूप से गरियाबंद है। धमतरी, महासमुंद भी याद रख लेना, वहाँ भी ये पाए जाते हैं। तो भुंजिया के बारे में इनिशियल लेवल पे इतनी चर्चा आपको करनी है। साथ में अब देखते हैं समाज एवं संस्कृति। 3-4 चीज है। जन्म में याद रखना, एक चामबंदी करके आता है, पूछा भी जाता है चामबंदी। चामबंदी क्या है? जब जन्म होता है तो जन्म के 7वें दिन जो बच्चा है उसके जन्म के 7वें दिन, तो यहाँ पे याद रख लेना जन्म संस्कार। क्लियर है? जन्म संस्कार के अंतर्गत याद रखना है 7वें दिन मुंडन किया जाता है उसका। मुंडन इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इस दिन और क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। और इसी दिन जो है उसके कमर में काला धागा, याद रखना, धागा बांधा जाता है, जो कि कोई नया चीज़ है नहीं, लेकिन इसका नाम इंपॉर्टेंट है, जिससे जो है चामबंदी कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है चामबंदी, है ना, इसको अच्छे से लिखना, चामबंदी। ये पूछा जा सकता है निम्न में से किस जनजाति में, कौन सी जनजाति का जन्म संस्कार चामबंदी कहलाता है। तो याद रखना ये चामबंदी यही है, जो कि पूरा डिटेल में पढ़ें तो ऐसा है, ठीक है, जो कि मृत्यु के उपरांत निकाला जाता है, याद रखना है ना, इसको भी याद रख लेना, जो कि उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। चामबंदी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पूछ सकते हैं।
ये तो रहा जन्म, विवाह आ जाना, ठीक है, विवाह संस्कार के अंतर्गत इनमें भी बहुत सारे विवाह प्रचलित है। ढुकू विवाह है, ठीक है, लमसेना विवाह है, इसके अतिरिक्त देखोगे आप जो विनिमय विवाह है, पुनर्विवाह, सब यहाँ पे प्रचलित है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कांड विवाह या फिर कांडाबरा, ठीक है। अब कांड विवाह अलग लग रहा होगा, लेकिन कांड का अर्थ तीर होता है, ये भी याद रख लेना। तो वो तीर विवाह है एक्चुअल में, क्लियर है। तो कांडाबरा जो कि जिनमें कांड का अर्थ तीर होता है, तो तीर से विवाह, ठीक है ना, यहाँ कांडाबरा कहलाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, याद रखना, रजो दर्शन उम्र होता है लड़की का, जो रजो दर्शन उम्र है, जिसे हम लोग, ठीक है ना, आप बोल सकते हो आप मासिक स्राव, ठीक है, जो कि माहवारी वाला है, उस उम्र के पहले लड़की के विवाह कांड मतलब क्या, बाण है एक्चुअल में। ये बाण का अर्थ, इसका मतलब है क्या, तीर, इससे कराया जाता है, ये अनिवार्य होता है, क्लियर है, उसे ही कांडाबरा कहा जाता है। अब ऐसे इनमें है, अब क्या करोगे, पढ़ना पड़ता है, पूछा भी जाता है। तो ये तो रहा क्या, इनके विवाह के बारे में। तो जन्म आपने देख लिया, विवाह के बारे में देख लिया। अब त्यौहार पे आ जाना। त्यौहार इंपॉर्टेंट है, इनमें दो त्यौहार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक डूमा पितर और एक नवाखाई। नवाखाई को जो है भाद्र माह में प्रथमा या फिर द्वितीया इस दिन मनाया जाता है। लेकिन डायरेक्ट अब याद रखेंगे तो बस उतने में काम हो जाएगा, इसके त्यौहार में याद रखना हो। पहला है आपका, क्या कहा मैंने, नवाखाई, ठीक है, और दूसरा याद रख लेना डूमा पितर। डूमा पितर जो कि पूर्वजों को अर्पित करने के लिए होता है, आपको पता है, या फिर रोटी खाई त्यौहार इसे भी कहा जाता है। तो पितर ही है, इनमें डूमा पितर कहा जाता है। ये नवाखाई है, इसको आपको याद रखना है। उपचार करके एक, ठीक है, साइड हेडिंग डालना। ये जो है अपने रोगों का उपचार, यह जनजाति रोगों का उपचार जो है, ठीक है ना, तपते लोहे से, ठीक है, दाग कर करती है, ठीक है। तो इस जनजाति रोगों का उपचार कैसे करती है, तपते लोहे से दाग कर करती है। देव देवतम याद रखना, उसके बाद ये जनजाति जो है खत्म हो जाएगी। एक है आपका डूमा देव, बूढ़ा देव की भी पूजा करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो तंत्र मंत्र जानकार होते हैं, जड़ी बूटी के जानकार होते हैं, फिर पुजारी भी आप कह सकते हो, वो इनमें बैगा कहलाता है। तो देवी देवता में डूमा देव, बूढ़ा देव की आपने बात कर ली है। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है, तंत्र मंत्र का जो जानकार होता है उसे बैगा कहते हैं। बस इतनी चीज़ों पे बात करोगे, ठीक है, तो इसके बारे में कंप्लीट चर्चा हो जाएगी। तो इस प्रकार आपके छत्तीसगढ़ के जो 7 विशेष पिछड़ी जनजाति है, सब पे हमने बात कर ली है। इसके पहले 5 वीडियो आपकी और जा चुकी है। अगर आप नए हैं तो चैनल पे जाओ, आपको सभी की सभी मिल जाएगी। इस बार मैं फिर कह रहा हूँ, पिछले भी वीडियो में मैंने कहा था, आपको जो थंबनेल है ना, उसके साइड में आप देखेंगे जो क्लास का क्रम आता है, 1 2 3 4 के क्रम में लिखा हुआ आता है, उसके नीचे अपडेटेड लिखा है। क्योंकि जनजाति पहले मैंने और पढ़ाया है, तो ये दोबारा पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें आपको नए फैक्ट्स, है ना, या फिर आप डायरेक्ट जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको नए फैक्ट्स मिल सकते हैं। इस प्रकार विशेष पिछड़ी जनजातियों में आपकी बात हो चुकी है। इसके आगे हमें और जनजातियों पे बात करनी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ तो कुछ टॉपिक्स हम लोग कर लें, जैसे कि विवाह हो गया, गोत्र हो गया, पूरे पंचायतों पे बात कर लें, बोलियों पे बात कर लें, नृत्य देख लेते हैं, देवी देवताओं पे बात कर लेते हैं, युवागिरी को देख लेते हैं, बस्तर दशहरा भी देखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको हम लोग जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। जनजातियाँ बीच में फिर हम लोग लाएंगे, जितनी भी बची हुई जनजाति हैं उस पर फिर से हम लोग फिर बाद में चर्चा करेंगे। अब मिलता हूँ अगले वीडियो में, जो कि विवाह टॉपिक लेके मैं मिलूंगा। विवाह पे हम लोग बात करेंगे, जहाँ पे जितने भी विवाह पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, नोट करेंगे और उसको एक साथ सबको, है ना, लाने की कोशिश करेंगे, जिससे याद करने के लिए भी आसानी होगी। तो उसी वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बने रहेंगे, अच्छे से पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे, एक कमेंट छोड़ के ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपकी तैयारी में कितनी मददगार साबित हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।